खबरनामा, खबर से असर तक। छोड़ जिहाद की लड़ाई, इंसान बनो तुम, यूं कत्लेआम करके ना हैवान बनो तुम, खुदा के बंदे हो तुम, नेक काम करो तुम, यूं आतंकवाद की दहशत से खुद को बदनाम ना करो तुम, जियो चैन से तुम भी, नींद सबकी ना हराम करो तुम। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से मसला उठ गया है कि आखिरकार घाटी से आतंकियों का सफाया कब होगा। राकेश पंडिता की हत्या के बाद आतंक का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कश्मीरी पंडित और बीजेपी नेता राकेश पंडिता की शव जो है जम्मू स्थित उनके घर लाया गया। अर्थी उठते ही लोग फफक फफक कर रोने लगे। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने कहा कि इस कायराना हमले को अंजाम देने वालों का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। कब तक कश्मीरी पंडित इसी तरह अपनी जान गंवाते रहेंगे? बता दें कि कायराना हमला करते हुए आतंकियों ने बुधवार को उनकी हत्या कर दी थी। इस आतंकी हमले में एक महिला भी जख्मी हुई थी, जिसे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल पूरे इलाके को इस समय घेरे हुए हैं और अभियान चलाया जा रहा है। उधर पुलिस ने दावा किया है कि राकेश पंडिता को निजी सुरक्षा के लिए 2 पीएसओ दिए गए थे, लेकिन बुधवार को वे बिना सुरक्षा के ही त्राल चले गए। पुलिस के अनुसार राकेश पंडिता पुत्र सोमनाथ पंडिता बुधवार को त्रालबाला इलाके में अपने मित्र मुस्ताक भट्ट के घर आए थे। इसी दौरान 3 अज्ञात आतंकियों ने राकेश पंडिता पर करीब से फायरिंग कर दी। गोलीबारी में पंडिता और उनके मित्र की बेटी चपेट में आ गई। दोनों को फौरन अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन राकेश पंडिता की मौत हो गई। राकेश पंडिता त्राल नगर पालिका के अध्यक्ष थे। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार राकेश पंडिता को 2 पीएसओ की सुरक्षा दी गई थी। इसके अलावा उन्हें श्रीनगर में सुरक्षित होटल में आवास सुविधा भी दी गई थी। बुधवार को वे बिना सुरक्षा कर्मियों के ही त्राल चले गए, जहां पर वे आतंकी हमले का शिकार हो गए। पापा जो थे हमारे घर के एक कमाने वाले थे, अब वो उनकी डेथ हो गई है। मेरे घर पे मेरे चाचू जो हैंडीकैप्ड है और दादी हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, वही घर पे कमाने वाले थे, अब उनकी डेथ हो गई। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि उनकी अगर साजिश है तो इंक्वायरी की जाए और पता किया जाए कि इनके इस सिचुएशन के पीछे कौन कौन थे। आपको लगता है कि वो उनका एक एम था कि कश्मीर की डेवलपमेंट कराई जाए? वो कहते थे, जब भी घर पे भी होते थे कहते थे मैं ये करूँगा, मैंने ये किया, अच्छे काम। मैं भी खुश होता था कि पापा ने, प्राउड था मैं काफ़ी। आपको लगता है कि वो ये साजिश कैसा की तरह मारा गया है उनको इसलिए कि वहाँ जो हैदर पंडित है, ये मेरा भतीजा है, उनकी डेथ की गई है। साजिश की करता है, जो मिलिटेंट हैं बार बार ये तो डेवलपमेंट करना चाहता है। जो देखो ये सीधी सी बात है कि ये एक मतलब जो वहाँ पर टेररिज्म है ये उसी का शिकार हो गया है। जो टेररिस्ट हैं, जो वहाँ पर मतलब जो प्रॉक्सी वार वहाँ चल रहा है, जो वहाँ के एटमॉस्फेयर को विशेष करना चाहते हैं, वो तो ये उसी का साजिश है। ये तो एज ए मतलब काउंसिलर गया था, फिर वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया इसका काउंसिल का। तो इसकी मन में वहाँ के लोगों की सेवा करने की थी, वहाँ डेवलपमेंट हो जाए, वहाँ ग्रोथ हो जाए। और ये था भी पॉपुलर, आम जनता में वहाँ पर ये पॉपुलर था, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये उसका शिकार हो गया है, जो ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के लोग तरक्की कर लें, कश्मीर में डेवलपमेंट। अब ये जो हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ये कौन सी, जिन्होंने भी ये कांड किया है उसकी एक इंक्वायरी हो जाए और जिन्होंने किया है उनको जो कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए? और क्या, इंक्वायरी तो होनी चाहिए। और क्या, ये तो सीधी सी बात है। जब कत्ल हो जाए इस तरह से के एक मतलब घर में आके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक कत्ल हो जाए, एक मारा जाए किसी को, जो वहाँ का इलेक्टेड काउंसिलर है, तो उसके लिए तो इंक्वायरी होनी ही चाहिए। बार बार ऐसे किसी पंडितों को अटैक कर रहे हैं। हाँ, ये तो सीधी सी, ये इसमें कौन सी दो राय है? इसमें कौन सी दो राय है? अभी तो फॉर द लास्ट 3 डेकेड से ये तो मैच्योर होते ही नहीं है। ये तो है ही कि सीधी सी बात है, जब आप वहाँ को किसी को मारते हैं। खबरनामा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
राजस्थान ते पाकिस्तान दी हद ते वसिया जिला फाजिलका पंजाब दे उन्हां जिलिਆਂ ਵਿੱਚ शामिल है जिथे कोरोना महामारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ शासन प्रशासन शुरू तो ही अलर्ट मोड ते ਰਿਹਾ है। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। कोरोना के संबंध में असी पिछले कुछ दिनों तो जी टैसटिंग है काफ़ी वधा दी है, सो असी इन्हू होर अपग्रेड करांगे। पिंडां दे विच भी असी टैसटिंग कर रहे हैं, तो उस नाल साडा जिहड़ा मेन जिहड़ा यतन है कि जिन्नी जल्दी डिटैक्शन हो सके उन्ना वधिया तरीके नाल असी ट्रीटमेंट मुहैया करवा सकते हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोरोना महामारी की शुरुआत तो ही पूरे पंजाब विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। त्राल के निगम पार्षद पर प्राणघाती हमले की खबर से सभी को झटका लगा है। कश्मीर घाटी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कायम न होने देने वालों का ये एक अमानवीय कृत्य है। इस घटना पर आ रही प्रतिक्रियाएं भी आप सुनिए। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ, जोशीले और जुझारू कार्यकर्ता श्रीमान राकेश पंडित जी पर कश्मीर घाटी के त्राल में रात के अंधेरे में छुपकर इन कायर पाकिस्तानियों ने वार किया, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो मातृभूमि पर बलिदान हो गए। श्री राकेश पंडित जी मिली है कि राकेश पंडिता जो भारतीय जनता पार्टी के त्राल के काउंसलर थे, उनकी शहादत हुई है। कुछ अननोन लोगों ने उनके पड़ोसी के घर पर जहां वो थे वहां पर हमला किया और उनकी जो पड़ोसी की बेटी थी उसको भी इंजरीज आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद का झंडा उठा करके अगर कोई चलता है तो वो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और कुछ एक शायद मिलिटेंट्स को ये चीजें पसंद नहीं आती। हालांकि सुरक्षा बलों ने मिलिटेंसी का काफी खात्मा किया है, लेकिन उसके बाद इक्का दुक्का घटनाएं होना तो वाकई में बड़ा चिंता का विषय है। अब पूरी जो जानकारी मिलने के बाद ही कुछ इस पर रिएक्शन होगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत गलत हुआ है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ये भी चाहता हूं कि सरकार और पुलिस बल जल्दी इनको ढूंढ निकाले ताकि आइंदा इस प्रकार की कोई हरकत ना कर पाए। ऐसे लोगों को वही अंजाम होना चाहिए जो लगातार मिलिटेंसी में मिलिटेंट्स का हो रहा है। राकेश पंडिता जी जो चेयरमैन थे त्राल म्युनिसिपल कमेटी के, बहुत ही होनहार, बहुत ही सेवा करने वाले। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ।
खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में आज हम बात कर रहे हैं त्राल में हुए बीजेपी नेता पर हमले के बारे में। उनकी मौत हो गई है इस हमले के बाद और अब तमाम तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और ये दावा साफ तौर पर किया जा रहा है कि चुन चुनकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी घाटी में जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से उग्रवादियों के हमलों की सबसे अधिक संभावना है। आतंकवादियों के निशाने पर कार्यकर्ता और नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। अधिकांश बीडीसी, डीडीसी और पंचायत सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी के हैं, क्योंकि अन्य राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव बहिष्कार के बीच बीजेपी ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। अभी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं 2019 से लेकर अब तक कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं की इन आतंकी हमलों में मौत हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि अब तक ऐसे कितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको आतंकवादी टारगेट कर चुके हैं। यह बताया जा रहा है कि जब से बीजेपी घाटी में जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से उग्रवादियों के हमलों की सबसे अधिक संभावना है। आतंकवादियों के निशाने पर कार्यकर्ता और नेता हैं। अधिकांश बीडीसी, डीडीसी और पंचायत सदस्यों के कार्यकर्ताओं को ही चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 मई 2019 की। यहां अटल गुल मोहम्मद मीर की हत्या कर दी गई। जो इस समय आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये जगह का नाम है कि ये कहां से थे। ये अनंतनाग से थे और यहां पर ही इनकी हत्या हुई। 5 जुलाई 2019 को शबीर भट्ट की हत्या कर दी गई, जो कि पुलवामा के थे। 8 जुलाई 2020 की हम यहां बात कर लेते हैं। यहां भी हत्या की गई वसीम बारी और उनके पिता बशीर अहमद शेख और भाई उमर सुल्तान की, जो कि बांदीपोरा के रहने वाले थे। उनकी हत्या आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई। ये तमाम बीजेपी के ही कार्यकर्ता और नेता हैं जिनके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। 6 जुलाई 2020 सज्जाद अहमद कुलगांव से उनकी हत्या की गई। 10 जुलाई 2020 को अब्दुल्ला हमीद नजर, जो कि बडगाम के थे, उनकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। बात 7 जुलाई 2020 की कर लें तो आरिफ अहमद गंभीर रूप से आतंकियों के हमले में घायल हो गए थे। वहीं 23 सितंबर 2020 को भूपिंदर सिंह बीडीसी अध्यक्ष बडगाम से थे, उनकी हत्या कर दी गई। 30 अक्टूबर 2020 को गुलाम अहमद यातू की भी यहां हत्या कर दी गई। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं इस समय लगातार आतंकवादियों के निशाने पर हैं। इस मसले पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ।
खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। त्राल में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। उसके बाद से पूरा जम्मू कश्मीर इस समय शोक में डूबा हुआ है और सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि आखिरकार आतंकवाद से हमें छुटकारा कब मिल पाएगा। इस मसले पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनके अलावा रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। पीके सहगल जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। सर, देखिए, आतंकवाद कब खत्म होगा इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे पा रहा है। बस सवाल यह है कि क्या अब केंद्र की सरकार के पास इतना भी नहीं बचा है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं की जान बचा ले? देखो, जो आपने ग्राफिक दिखाई। जी सर। ग्राफिक से साफ तौर पर नजर आता है कि जो तबाह हुई है त्राल एरिया में हुई। त्राल के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और पुलवामा। बड़ा लाजमी है कि जो बीजेपी के वर्कर की हत्या हुई है, ये इम्पोर्टेंट पोलिटिकल लीडर वर्कर थे। ये वहाँ से बीजेपी के त्राल के उस इलाके के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ ये पंडित कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए आतंकवादियों का कोशिश था कि इन तीनों के ऊपर हाथ लगाया जाए। पोलिटिकल वर्कर्स को खौफ किया जाए। दूसरा, जो बीजेपी वर्कर्स है उनको मौत का डर दिखाया जाए और कश्मीरी जो कम्युनिटी है, पंडित, उनको वापस ना आने दिया जाए। इनको सिक्योरिटी भी दी हुई थी, लेकिन ये अपने मित्र को मिलने गए, सिक्योरिटी पर्सन को साथ में नहीं लेके गए। उनकी सबसे बड़ी गलती रही सहगल साहब की, जब उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी तो वो सिक्योरिटी के साथ क्यों नहीं गए? इतनी लापरवाही अब बरतना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ
20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और एक बार फिर से ग्राफिक्स हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से अब तक बीजेपी कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों ने टारगेट किया। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी घाटी में जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से उग्रवादियों के हमलों की सबसे अधिक संभावना है। आतंकवादियों के निशाने में कार्यकर्ता और नेता हैं। अधिकांश जो ऐसे सदस्य हैं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं। 4 मई 2019 को अटल गुल मोहम्मद मीर, जो कि डुरू वेरीनाग अनंतनाग के रहने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई। ये भी बीजेपी के ही नेता थे। उनको आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। बात कर लें 5 जुलाई 2019 की, तो यहां पर शब्बीर भट्ट की, जो कि पुलवामा से थे, उनकी हत्या की गई। 8 जुलाई 2020 को वसीम बारी और उनके पिता बशीर अहमद शेख, उनके भाई उमर सुल्तान, जो कि बांदीपोरा के रहने वाले थे, उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 9 से 10 ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जिनकी 1-1.5 साल के भीतर हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा। 6 जुलाई 2020 को भी इसी तरीके से एक बीजेपी नेता को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। 10 जुलाई 2020 को अब्दुल्ला हमीद को भी इसी तरीके से आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। तो ये तमाम ग्राफिक्स बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो इस समय आतंकवादियों के निशाने पर हैं। इस मसले पर चर्चा करेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असरता। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश कौशिक जी, आपके पास आना चाहेंगे। सर, ये तू मैमे का विषय नहीं है। हम चाहते तो कांग्रेस और बीजेपी को जोड़कर पूरा राजनीतिक माहौल यहां पर बना सकते थे, लेकिन जितना ये सेंसिटिव मुद्दा है, आपको लग रहा है कि हमारे देश में उतना सेंसिटिवली से हैंडल किया गया, या ये भी एक चुनावी मुद्दा ही रहा हमेशा कि आतंकवाद को जड़ से कैसे समाप्त किया जाए? देखिए, जब भी कभी राष्ट्रीय समस्या होती है, कोई ऐसे होता है, तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो अलग अलग अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन आता है वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होता है। अब पॉलिटिकल सॉल्यूशन जब आता है तो भाजपा जो है, भाजपा एंड अगेंस्ट भाजपा जो लोग हैं उनको अलग कर देती है, और भाजपा अपने लोगों को बताती है कि हमारे तो प्रो इंडियन है, बाकी सारे एंटी जो है नेशनलिस्ट है, सारे के सारे। तो समस्या यहीं से शुरू होती है। अब क्या है कि मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं पे भी, इस देश में भी दूसरे देश में भी, आइदर ही इज प्रो हिज कंट्री और ही इज अगेंस्ट हिज कंट्री। मेरा मानना 99% ये है कि 1-2% तो निकल जाते हैं लोग,
पर 99% लोग जहां जन्म लेते हैं उससे उसकी आस्था जुड़ी होती है, जन्म लेते हैं उस जन्म स्थली से जुड़ी होती है, उस माँ से जुड़ी होती है, उस घर से जुड़ी होती है, उस परिवार, उस शहर, उस गांव, उस पूरे देश से जुड़ी हुई होती है। तो मेरा मानना यह है कि मैं किसी कीमत पे ये नहीं मानता हूं कि जो कोई भी जिसने भी बीजेपी की ना मानी वही एंटी नेशनल, एंटी इंडियन हो गया है। बिल्कुल। ये जो नैरेटिव सेट करते हैं, यहां से राजनीति शुरू होती है। अभी जो मरने वाले आपने जो ग्राफिक्स में बताए हैं वो सारे पंडित नहीं हैं, उनमें मुस्लिम भी हैं, पर वो इत्तेफाक से बीजेपी के हैं, पर वो बीजेपी के हैं नहीं, अब वो थोपे हुए हैं। जब जब कभी भी आप ऐसा थोपेंगे, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने कश्मीर को तोड़ के उसके 3 टुकड़े कर दिए हैं। वो करने के बाद भी अगर आप वहां पे एक डेमोक्रेटिक वो नहीं साध पा रहे हैं अपना उद्देश्य, तो फिर जो आ रहा है जीत के उससे आने दो। या आप कहो कि अभी फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो भी, और मुफ्ती जो हैं वो भी, और कांग्रेस हैं ये भी, ये तो सारे देश विरोधी हैं और सिर्फ हम देश हित के लोग हैं। आप ओपनली डिक्लेयर तो करो। आप बातें तो करते हो सबका साथ सबका विकास की, लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल जैसे ही मामला आएगा और जैसे ही ये बातें आती हैं, जो बीजेपी को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुस्तान का नहीं है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो देशभक्त नहीं है। आप ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे और करते आ रहे हैं वर्षों से। 7-8 साल से इन्होंने क्या सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर रखे हैं, देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। ये कैसे डिसाइड होगा और कैसे फिर ऐसे जो हम प्लान कर रहे हैं कश्मीर को सुधारने की, कैसे करेंगे? आपने उनसे स्टेट का दर्जा ले लिया, ओके कोई बात नहीं, आपकी प्लानिंग है, आपका जो भी सोच है, लेकिन वहां के लोग जो बाशिंदे हैं, जो लोग रह रहे हैं, पॉलिटिकल आपकी राइवलरी जिनसे है, आप उनको नहीं चाहते हैं सत्ता में, तो 2 तरीके हैं, या तो आप उन्हें चुनाव से हराओ, चुनाव से नहीं हराते तो जैसा आप करते हो वही कर रहे हो आप, कि अपना गवर्नर उन पे थोप दो और गवर्नर के थ्रू आप उस पर राज करो, जो कि आप कर रहे हो और करते हो। दिल्ली जैसी स्टेट को भी आपने ऐसे कर दिया, तो दिल्ली तो इत्तेफाक से बिल्कुल इनके बगल में बैठी है। अदरवाइज दिल्ली में अगर ऐसा ही होता तो वहां पे क्या झगड़े नहीं होते। आप मुख्यमंत्री को डाइल्यूट कर देते हैं। बंगाल में आप चुनाव हारते हैं, वहां के लोगों को कहने लग जाते हैं यहाँ पे कश्मीर वाला हाल होने वाला है, यहाँ तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। जब बड़े बड़े नेता ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं के नाम ले सकता हूं मैं, किसी का भी नाम लेवा लीजिए, वो लोग जब बंगाल जैसी जगह पे, बंगाल है, पंजाब है, कश्मीर है, ये जो इन लोगों को अगर आप 2 मिनट में कह देंगे कि ये तो पाकिस्तान बनने वाला है, आप और ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे कोई हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, कोई और पंगा हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकली इनको फायदा उठाना है। तो भाजपा इज नॉट एट ऑल सीरियस, कभी भी वो सीरियस नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए सीरियस होते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है किसी भी तरीके से, चाहे थोप के सरकार बनाओ, चाहे कहीं से पकड़ के लेके आओ, खरीद के लेके आओ, चाहे उनको चाहे लाओ आप। ये जो भी जिन लोगों का, मैं किसी की हत्या का समर्थन नहीं करता, मैं उसका धुर विरोधी हूँ, मैं पूरा 100% गांधीवादी। लेकिन हमें अपनी जो नीतियां हैं वो बदलने की जरूरत है। अगर इसी नीति पर हम काम करते रहे तो ऐसे हत्याएं होती रहेंगी और एक एक करके हम अपने ही लोगों को खोते रहेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीके सहगल जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप भी यही मानते हैं कि हमारे यहाँ कभी नीति उतनी अच्छी नहीं रही, इसलिए आतंकवाद लगातार बढ़ता रहा और आज भी हालात ये हैं कि पूरी तरीके से चीजें सामान्य नहीं हो पाई हैं। जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, बावजूद इसके बीच बीच में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पीके सहगल जी। मैं योगेश जी से हर प्रकार से सहमत हूँ। डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है वो सबसे बड़ी वजह है इस माफी के आतंकवाद घटनाओं की। अगर डिवाइसिव पॉलिटिक्स ना हो तो ये घटनाएं कम हो जाएंगी। वहाँ पे हमने लोगों का दिल, दिमाग और विश्वास जीतना है और पूरी कोशिश होनी चाहिए उनका दिल, उनका दिमाग और विश्वास जीता जाए। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम उनका दिल और दिमाग और विश्वास को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जिस माफी की आप कार्रवाई करते हैं, जिस माफी की आपकी करतूतें, जिस माफी की आपकी पॉलिसीज हैं, वो साफ तौर पर दर्शाती है कि सिर्फ दैट इज सही फॉर द सही। हमने पूरी कोशिश करनी है कि वास्तव में सबको अपने साथ लेकर करें। वो सबको साथ लेकर करेंगे तो ये इस माफी की घटनाएं नहीं होंगी। 2018 से अभी तक 640 आतंकियों को साफ कर दिया गया। जब से आर्टिकल 370 हटाया था, 400 आतंकवादी को खत्म कर दिया है। उसके बावजूद भी इस माफी की घटनाएं होती रहेंगी और होती हैं और होती रहेंगी जब तक ये डिवाइसेस। ये बात बीच बीच में कही जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक डेटा जारी किया गया था कि जब से धारा 370 खत्म की गई है तब से बहुत सारे आतंकियों का वहां पर सफाया हो गया है। क्या आप इस डेटा से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, वहां पर इस तरह का हुआ है, अब वहां से आतंकवादियों का सफाया हो गया है, बस इक्का दुक्का ही कुछ बचे हुए हैं? अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि अभी भी कश्मीर घाटी में 250 से ज्यादा टेररिस्ट हैं। आप एक को मारोगे 2 और खड़े हो जाते हैं, 2 को मारोगे 4 और खड़े हो जाते हैं। जब तक आप लोगों का दिल, दिमाग और विश्वास नहीं जीतो, ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। साथ में हमारा जो पड़ोसी अक्रॉस दी बॉर्डर बहुत कोशिश करता है सिचुएशन को संभालना, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करे। पैसा वो देता है, वेपन वो देता है, ड्रोन के माध्यम से, कई माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से पैसा दिया जाता है। तो सब आपके पास एक सेंचुरी अक्रॉस दी बॉर्डर, तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपने सीज फायर तो रोकते वायलेशन को बंद कर दी, लेकिन उसके बाद में घुसपैठ की कोशिश में कोई कमी नहीं आई। पाकिस्तान हर दिन अभी भी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, हर दिन अभी भी ड्रोन के माध्यम से हथियार डाल रहा है, ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स फेंक रहा है, ड्रोन के माध्यम से ही उनको। एक सवाल मेरा यहाँ पर है सहगल साहब, एक समझौता हो गया दोनों देशों के बीच में सीज फायर को लेकर, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है। तो उस समझौते का और आतंकवाद से क्या लिंक है, ये बात मैं आपसे समझना चाहूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीके सहगल जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। सर, मेरा सवाल वही है कि जब हमने सीज फायर पर समझौता कर लिया है तो क्या वो सिर्फ सेना के लिए हुआ कि सेना की तरफ से अब किसी तरह की गोलीबारी नहीं की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान जो अपना कारनामा करना चाहता है, जो उसके मंसूबे हैं, उसमें वो कामयाब होता रहेगा, चाहे चोरी छुपे घुसपैठी क्यों ना करवानी पड़े? पीके सहगल जी, उसकी पूरी कोशिश इसमें कामयाब हो, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर अपना सिक्योरिटी ग्रिड को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, ऑपरेशन इंटरेस्ट जो है इम्प्रूव कर चुके हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग और गैदरिंग जो है इम्प्रूव कर चुके हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ड्रोन कम्युनिकेशन की वजह से बहुत अच्छी सर्वेलेंस हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के इरादे में और मंशा में कोई फर्क नहीं आया। जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने, पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर को अच्छा ले। फिर 71 में हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को जान और माल का नुकसान देता रहे। सीज फायर वायलेशन तो पाकिस्तान के हित में रही है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ रही थी। और आप देखो, सीज फायर वायलेशन कई 5-5 हजार रुपए का आता है, तो कई 100 ट्रेन की बर्बाद हो रही थी। किया तो पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाकर को रोक दिया, लेकिन किसी कमी नहीं आई। तो राजस्थान बॉर्डर में भी करने की कोशिश कर रहा है। सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, बीच में रुक रुक कर आवाज आ रही है, तो एक बार दोबारा आपका फोन पैच करवा लेते हैं। सर, आप जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है क्लियर एकदम से। एक बार साइकिल जी का दोबारा फोन पैच करवा लेते हैं, तब तक योगेश जी आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, एक बात तो यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं, इच्छा शक्ति की भी कमी है, नीति की भी हमारे पास कमी है। अब सवाल यह है, जब हर जगह कमी ही कमी है, तो क्या हम इसी तरीके से अपने वीरों को, अपने स्थानीय लोगों को खोते रहेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थानीय आतंकवादी है या फिर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी है? ये मेरा बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है। क्या स्थान पर ही, वो जो स्थान है वहीं पर इस तरह के आतंकवादी पनप रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ सर, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योगेश कौशिक जी, ये जो आतंकवादी हैं वो स्थानीय आतंकवादी हैं या पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादी हैं? और अगर स्थानीय हैं तो इनको फंडिंग कौन कर रहा है? योगेश कौशिक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी, एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। पीके सहगल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ जी, पहुंच रही है। जी सर, यही सवाल रहेगा मेरा आपसे, जो स्थानीय आतंकवादी हैं उनको आखिर फंडिंग कौन कर रहा है? क्या पाकिस्तान के द्वारा ही उन्हें फंडिंग पहुंचाई जा रही है या हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का भी इसमें हाथ हो सकता है? देखो, पाकिस्तान को, इनको आतंकवादियों को फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के माध्यम से आ रही है, मिडल ईस्ट के माध्यम से आ रही है, टर्की के माध्यम से आ रही है, चाइना के माध्यम से। पाकिस्तान की नीयत में, पाकिस्तान की मंशा में, पाकिस्तान के इरादे में कोई कमी नहीं आई। इसके साथ इनफैक्ट चाइना भी जुड़ गया और टर्की भी जुड़ गया और कुछ हद तक मलेशिया भी जुड़ गया। हिंदुस्तान को हर प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए चाइना की और टर्की की पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान को साउथ एशिया में सीमित रखा जाए, ताकि वो अपना जो बड़ा रोल है
प्ले करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में और दुनिया भर में, उसको ना प्ले कर, वो हमको इसी एरिया में सीमित रखना चाहते हैं आतंकवाद के माध्यम से। मैंने आपको कहा कि वो ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं बड़े पैमाने पर ड्रोन के माध्यम से। हजारों जो ड्रग्स करोड़ों रुपए में बिकता है, तो करोड़ों रुपए से उनको पैसा मिलता है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है। पहले आपको फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के बीच में, अभी भी हाई कमिश्नर के थ्रू की हो रही है, और भी बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी हैं जिनके माध्यम से हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ हो रहा है, बहुत तरीके हैं। इसमें काफी से ज्यादा हिंदुस्तान ने कोशिश की है इसको चेक करने की थी, हमने 50% सफलता हासिल कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े सारे एरियाज हैं जिसके थ्रू ये पैसा भेजा जा रहा है। उसी पैसे अगर जब भी आर्म्स और फटेज है को भी वो ड्रॉप कर रहे हैं ड्रोन के माध्यम से। अब हर 10 ड्रोन जो आते हैं उसमें से 3 या 4 पकड़ लेते हैं, या 3, 4, 5, 6 जो है निकल जाते हैं, बिना पकड़े जाए तो नहीं पता लगता। बिकॉज इम्पॉसिबिलिटी, मैं तो खुद एयर डिफेंस वाला हूँ, वो लो लेवल पर आते हैं, मीडियम आते हैं 24 घंटे में, और कितने आए किस जगह आए पता नहीं लगता। बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी सर्विलेंस बड़ी अप टू डेट है, उसके खुद भी आप देखो हर जो आप पकड़ रहे हैं, कोई ड्रोन आया है पंजाब में, कोई ड्रोन आया जम्मू कश्मीर में, कोई सांबा एरिया में, कोई फिर वो टनल्स के माध्यम से भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिश है आर्म्स और एमुनिशन भेजने के लिए और पैसा भेजने के लिए, और पैसा वो ड्रग्स के माध्यम से भेजते हैं। उनको आप पर्सनली कैरी कर सकते हो, बहुत कम कैरी कर सकते हो, फिर ये पैसा और भी बड़े तरीकों से आ रहा है। ये आपके वेस्ट बंगाल के माध्यम से आ रहा है, नेपाल के माध्यम से आ रहा है, फिर जो बहुत सारे हिंदुस्तानी डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट में, जब ये छुट्टी पर आते हैं उनके माध्यम से भी पैसे भेजे जाते हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें मैंने कहा के साथ में टर्की भी इन्वॉल्व हो चुका है, और पाकिस्तान के साथ टर्की भी और चाइना भी इन्वॉल्व हो चुका है। अलग अलग जगह से इस तरह से फंडिंग की जा रही है, इन आतंकवादियों को हमारी ही धरती पर पाला जा रहा है, जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है। पीके सहगल जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। योगेश कौशिक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, ये दावा किया जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में यानी कि कश्मीर घाटी में सिर्फ स्थानीय आतंकवादी है, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की तमाम कोशिशों को हमारी सेना ने यहाँ पर बंद कर दिया है, किसी तरह से उनकी नापाक जो मंसूबे हैं उनको पूरा नहीं होने दे रही हमारी सेना। क्या आप मानते हैं कि कश्मीर घाटी में अब सिर्फ स्थानीय आतंकवादी बचे हैं? देखिए, मेरा मानना एक और है। अगर आप आज से नहीं, जिस दिन से कश्मीर हमारे साथ जुड़ा है उस दिन से आज तक का इतिहास अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान के, हालांकि मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है ताकि लोगों के, आम आदमी की समझ में आए, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान से डायरेक्ट लड़ ले। और वो जो उसने हरकत की, जब की उसने मुंह की खाई और बुरे तरीके से खाई। ठीक है, ये चलो हमारे हिंदुस्तान का हमारा अपना एक कल्चर है कि एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, उसके बाद फिर उन्होंने अंततः ऐसी हरकतें जो आदमी कर दे कि अपने सैनिकों को ये कह दे कि मेरे सैनिक नहीं है। जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ था उसमें ये मना कर गए थे, इनके जो सैनिक मरे पड़े थे कि हमारे हैं ही नहीं जी। तो फिर उनके जेब में से कार्ड निकले हैं, उनके आर्मी के कार्ड निकले हैं, तब माना उन्होंने जाके। जो ऐसा गंदा मुल्क हो अगर आपका पड़ोसी, तो आपको फिर स्ट्रेटजी दूसरी बनानी पड़ती है। हालांकि मैं अपनी आर्मी पे 100/100 विश्वास करता हूं। हमारी आर्मी पूरी ताकतवर है, इतनी दमदार है कि मुझे लगता है कि हमारी एक रेजिमेंट को अगर ऑथराइज कर दिया जाए ना कि पाकिस्तान को निपटाओ, तो वही निपटा देंगे। उसके अलावा कोई चारा है नहीं पाकिस्तान से जो है ना निपटने का, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, मुझसे लिखवा लो आप, क्योंकि इनके पास डायरेक्ट लड़ने की औकात है नहीं। तो पीछे से बैक द कर्टन, जो अभी सहगल साहब ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फंडिंग, यस, मेरी भी नॉलेज में है, फंडिंग हो रही है, हर जगह से हो रही है। यही वो कर सकते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को गुमराह करके, उनको पैदा करके, नए खड़े करके, या वहां से भी भेज के, उनके पास सारे सोर्सेज हैं, वो भेज भी देते हैं, यहाँ के लोगों को भी पैसा दे देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी जब ये ऐसे हादसे हो जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा सूट करते हैं, एक हल्के से झटके से वो चुनाव जीत जाते हैं। उनको सूट करते हैं तो वो कभी भी नहीं चाहते कि ये खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं है, कश्मीर एक बहुत लोगों के रोजगार, रोजी रोटी का मुद्दा है। ये लड़ाई झगड़े जो है, इससे पूरी दुनिया में हथियारों का एक
जो है ना वो सेल परचेज होता है। बहुत उस कश्मीर के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें बसी हुई हैं, चाइना उसका फायदा उठा रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान तो उठा ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो अगर आप पूरा का पूरा कभी टाइम हो तो पूरा का पूरा स्टडी कीजिए इसको, तो आप ये पाएंगे कि कश्मीर की समस्या छोटी सी नहीं है। कश्मीर से बहुत लोगों के घर चलते हैं, कश्मीर से जो जिनको हम कश्मीरी आतंकवादी कहते हैं और उनको सो कॉल्ड उनको हम अरेस्ट भी कर लेते हैं जब कभी जिस सरकार को सूट करता है, चलो उठा के जेल में डाल देते हैं। तमाम बातें सोचने और समझने की है कि ट्रेन बहुत ही ज्यादा लंबी है और इस ट्रेन को हम अभी तक ब्रेक नहीं कर पाए और उसी का नतीजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। सर, समय की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। योगी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असरता।